आइए हम लोग हेलो। सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर के द्वारा आप सबको जो करंट अफेयर्स यूट्यूब पर मिल रहा था, पुनः आपको 2-3 दिन से किसी कारणवश हेल्थ इशू के कारण करंट नहीं जा सका। तो हम लोग आज 14, 15 और 16 तारीख के जो करंट अफेयर्स थे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में, उस न्यूज को देखते हैं। उसका हेडिंग क्या था? पहला जो हमारा हेडिंग था, ऑस्कर अवार्ड। आपको पता ही होगा कि नाटू नाटू ने वैश्विक स्तर पर धूम मचाने का काम किया है। यह जबरदस्त न्यूज था और यह भारत के लिए बहुत गर्व की बात था। एक न्यूज ये था। दूसरा था लोकतंत्र खतरे में। राहुल गांधी जी ने वैश्विक मंच पर एक स्टेटमेंट दिया कि भारत की लोकतंत्र खतरे में है। क्या लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है, या एक डिबेटिंग पॉइंट है? यह हमारा मेंस का क्वेश्चन होगा। तो किसी भी देश का लोकतंत्र कैसे खतरा में पड़ जाता है, क्यों पड़ जाता है, कई सारे पहलू हैं जिसे आप मेंस से देख सकते हैं। यह दूसरा टॉपिक था। तीसरा, अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था मंदी की स्थिति वहां आने की संभावना है कि पहले आप देखेंगे कि 1931-31 में जो महामंदी आया था, वैश्विक मंदी था। उसके बाद 2008 में और 2023 में कि तीसरा बैंक, कौन सा तीसरा बैंक है जिसकी जो बैंक दिवालिया की स्थिति में है। एक और न्यूज था, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास। यह भी न्यूज 14 तारीख के न्यूज़पेपर में था। यह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी है। एक और न्यूज दिखाई पड़ रहा था, विदेश मंत्रालय का रिपोर्ट। इस विदेश मंत्रालय का रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि चाइना और पाकिस्तान ये अपना चाल बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो रगड़ा रगड़ी नहीं होता है, वो रगड़ा रगड़ी करने के लिए तैयार है। इसलिए जो हमारा संबंध है जटिल है, और इस जटिलता को ध्यान में रखते हुए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने चारों तरफ से अपनी कूटनीतिक रणनीति स्तर पे चाइना और पाकिस्तान को टॉनिक देने के लिए, दवाई देने के लिए व्यवस्था करने का काम कर रहा है। यह भी न्यूज काफी उपयोगी था। एक न्यूज था जम्मू कश्मीर में दर्रे। तो मैं छोटा सा भूगोल के दृष्टिकोण से बताऊंगा। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आपको पता ही होगा कि वहां स्वर्ग है, लेकिन आपके लिए स्वर्ग कहां है भाई? आपके लिए जो स्वर्ग है वो लवासना है। एक बार तो जाइए, एक बार लवासना जाके देखिए। लेकिन वो कैसे जाएंगे? ऐसे नहीं जाएंगे। वो आपको सिलेबस, यूपीएससी ने कहा है कि भाई सिलेबस हम बता दिए हैं, आप इसको कंप्लीट करिए, फिर आपको धौलपुर हाउस होते हुए लवासना आइए, और नहीं तो इलाहाबाद जाइए, इलाहाबाद से वहां से कंप्लीट करिए। तो जहां जो दायित्व उत्तर प्रदेश की सरकार देगी वहां जाएंगे। अगर बीपीएससी में जाना चाहते हैं, बिहार में जलवा दिखाना चाहते हैं, तो आपको पटना वैली रोड पे जाके जो लोक सेवा आयोग है वहां तीसरा चरण पास करना होगा, और फिर आप डीएसपीएस डीएम जो मिल जाए वहां मजे के साथ अच्छा व्यवस्था दे सकते हैं। तो यह भी आपको जम्मू कश्मीर, तो लवासना आप जानते ही हैं कि भारत का स्वर्ग है। वहीं से आप देख पाएंगे कि देश का बेस्ट प्रशासनिक अधिकारी निकलता है, और जो हमारे देश को एक रूल रेगुलेशन के तहत आगे ले जाने का काम करता है। तो यह भी न्यूज आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक था G20 और SIA, ये होना चाहिए सम्मेलन। यह भी आपको उपयोगी न्यूज था। दूसरा, सिप्री रिपोर्ट 2018 से 22 आया है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन सा देश कितने हथियार बेच रहे हैं और कौन सा देश अधिक से अधिक हथियार का आयात कर रहे हैं। तो इसमें दिखाई पड़ेगा कि भारत सरकार ने हथियारों की आयात सबसे अधिक किया है, और दूसरी तरफ अमेरिका सबसे अधिक हथियार बेचता है, क्योंकि दाल रोटी उसका हथियार से चलता है। और हमें क्या है कि हमें पड़ोसियों को ठंडा करना है, उसको टॉनिक देना है। तो इसलिए हथियार तो चाहिए, क्योंकि हथियार नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या है, सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। उससे लड़ने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो यह रिपोर्ट भी हम देखेंगे। एक और न्यूज था, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। तो आपको पता ही होगा कि बगैर खेले खिल नहीं सकते हैं, तो खेलना बहुत जरूरी है। और यह खेल भी भारत के नाम को, मान सम्मान को बड़ा करने का काम करता है। तो यह भी न्यूज हमारे लिए उपयोगी था। यह था न्यूज आपका 14 मार्च का। अब आते हैं 15 मार्च के न्यूज को देखते हैं। तो अगला जो हमने कहा, एशियाई बैठक, G20 बैठक। इस बैठक की में आपको इस सम्मेलन या इस बैठक का जो नेतृत्व करने का काम CAG के द्वारा किया गया है। दूसरा, एशिया ऊर्जा सम्मेलन। कहा गया है कि बगैर रिन्यूएबल एनर्जी का
आज का जो विकास है इंक्लूसिव डेवलपमेंट बेहतर नहीं हो सकता है। तो इसके इसी दृष्टिकोण से यहां आप एशिया ऊर्जा सम्मेलन में तापी के बारे में चर्चा हो जाएगा। आपको तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत गैस पाइपलाइन या चर्चा भी यहां मिल जाएगा, तो इसलिए यह भी न्यूज आपके लिए उपयोगी था। एक था दुखद समाचार, इसको कहेंगे, भोपाल गैस और सुप्रीम कोर्ट। भोपाल कांड जो है 1984 की घटना है, और इस घटना में कार्बाइड फैक्ट्री में गैस, जहरीला गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसने के कारण 3000 से अधिक लोग मरे की मृत्यु हुई थी, और इसीलिए क्यूरेटिव पिटीशन 2010 में डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसे खारिज कर दिया गया है। तो यहां से सीखेंगे क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, यह भी आप जानकारी मिल जाएगा। एक और है बुकर पुरस्कार के दौरान भारतीय उपन्यास। मैंने कहा कि नाटू नाटू में तो आप जलवा दिखाए ही हैं, बुकर पुरस्कार में भी आप जलवा दिखाने के लिए अग्रसर हैं, तो यह भी आपके लिए उपयोगी न्यूज था। एक न्यूज था डॉक्टर वेद प्रसाद वैदिक की मृत्यु। यह समाचार पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे, तो यह भी न्यूज आपके लिए उपयोगी है। एक और न्यूज था ऑस्ट्रेलिया का परमाणु समझौता। ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस नाम से एक समझौता किया है, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका यह तीनों है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह काफी उपयोगी हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 7वां देश होगा जिसके पास 5 संभावित परमाणु पनडुब्बी होंगे। भारत के पास 1 परमाणु पनडुब्बी है, और सबसे अधिक परमाणु पनडुब्बी आप देखेंगे कि अमेरिका के पास है। आज भी अमेरिका वैश्विक स्तर पर पुलिसमैन के भूमिका में है। हम बताएं, अभी जस्ट बताएं कि सिप्री रिपोर्ट कह रहा है कि सबसे अधिक हथियार बेचने का काम करता है। हमारे पास, हमने भी हथियार खरीदने का काम किया है, लेकिन हम लोग का क्या हथियार होगा? यूपीएससी वाले का क्या क्या हथियार हो सकता है, बीपीएससी वाले का क्या हथियार हो सकता है, यूपीपीसीएस का क्या हथियार हो सकता है? इस हथियार में अगर आप कहेंगे तो ब्रह्मास्त्र है आपका करंट अफेयर्स। अगर ब्रह्मास्त्र अच्छे से अगर आपकी तैयार हो गई तो निश्चित है कि आपको धौलपुर हाउस होते हुए लवासना पहुंचा दिया जाएगा, और नहीं तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से तैयारी रखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सेवा देंगे। अब बिहार में तो आप फारू तैयारी हो जाएगा। इसका समझ में आ रहा होगा कि इंटरव्यू के लिए भी हो जाएगा और मेंस के लिए भी हो जाएगा, तो यह भी आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया, कि आपका हथियार क्या है? ऑस्ट्रेलिया का हथियार परमाणु पनडुब्बी है सुरक्षा के लिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए। तो यूपीएससी वाले के लिए हथियार जो है आपका करेंट अफेयर्स होगा। भैया याद रखिएगा, ये बिना करेंट अफेयर्स का कोई काम नहीं होने वाला है। यहां से आप सिलेबस का 60% जो आपका सफर है वह तय हो जाएगा। तो इसलिए इसको हमेशा रगड़ते चलिए और अच्छे डायमेंशन में इसकी प्रिपरेशन करते चलिए। किसी दिन और कोई काम हो या नहीं हो, आप न्यूज़पेपर से जुड़े रहें, और न्यूज़पेपर आपका आधा सफर तय करा देगा। आधा आप इस मुद्दे पे एक काम आप लोग और करना चाहिए कि जिनको एस्से की समझ कम है तो अपने मित्रों के साथ एक हर टॉपिक पर डिबेट करना चाहिए, क्योंकि डिबेट अगर 2 4 5 अच्छे स्टूडेंट मिलकर करने लगेंगे तो उम्मीद है कि इतने सारे डायमेंशन आपके एस्से के लिए खुल जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते होंगे। तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं हम अगले न्यूज की तरफ। हमारा जो अगला न्यूज है 16 मार्च को। अब आते हैं 16 मार्च को क्या हुआ भाई, आज का जो दिन है उसमें क्या क्या न्यूज था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूछा है महाराष्ट्र के सरकार से और राज्यपाल से कि जो पीछे की सरकार में उलटफेर हुई वह किस आधार पर आपने किया है। यह न्यूज था। एक और न्यूज था विदेशी वकील और भारत। यह जो न्यूज बता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संधि से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है तो विदेश के वकील साहब भारत में आके बहस कर सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। यह भी। दूसरा था अमृतसर में G20, तो यह एक सिटी बाय सिटी हो रहा है, तो यह ध्यान रखिएगा ऑनलाइनर। एक था खालिस्तान समस्या और भारत। देखिए खालिस्तान समस्या और भारत मेंस और एसे। कारण क्या है कि देखिए यह जो है यह हमारा रीजनल समस्या है और यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है। भारत का जो आंतरिक समस्या है इसे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो यह छोटा सा फुंसी यह जो है घाव नासूर की तरफ बन जाएगा। जैसे स्पेन जो है, स्पेन आप देखेंगे कि स्पेन का नासूर ने नेपोलियन को नाश कर दिया था। तो ये जो खालिस्तानी सब है अलग देश मंगाने का बात कर रहा है, इसको तो अच्छे से इलाज करना पड़ेगा भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को अच्छे से इसका इलाज करना होगा, तब जाके सुधरेगा। एक हो गया। दूसरा
कि ये सब क्या किया है कि ऑस्ट्रेलिया में विरोध करने के कारण वाणिज्यिक दूतावास को बंद कर दिया गया है। बहुत नुकसान हमारे देश के लिए बहुत बड़ा इशू हो गया। और ऑस्ट्रेलिया के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे उनसे भी कहा गया था कि भाई इसको आप अपने यहाँ मेरे देश के खिलाफ अपने देश को ऐसा मंच न बनने दे जिससे कि हमारा प्रतिष्ठा और धूमिल हो सके। तो यह भी आपको मेंस और एसए के दृष्टिकोण से उपयोगी है। सारे इशू को अच्छे से समझ ले। अगला जो था श्री अन्न विदेश बाजार, जो हम लोगों ने इस बार बजट में चर्चा किया गया। श्री अन्न से रिलेटेड और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो आप सोचिए कि मोटे अनाज को कैसे वैश्विक बाजार में जो 30 देश, लगभग 30 से 50 ऐसे देश हैं जहां मोटे अनाज का निर्यात हो सकता है। तो भारत सरकार, और यह पर्यावरण के अनुकूल है खेती, समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चावल और गेहूं पे टिके रहते हैं, हमें पोषक तत्व अच्छा नहीं मिल पाता है, तो हम लोग कमजोर होते हैं। और जब हम लोग कमजोर हो जाएंगे तो हमारा भविष्य कमजोर हो जाएगा, और जब हमारा भविष्य कमजोर हो जाएगा तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए मोटे अनाज खाइए और दिमाग बढ़ाइए। समझ में आ रहा होगा ना, मोटे अनाज खाइए और दिमाग बढ़ाइए। फिर यूपीएससी तो आप जाएंगे ही, यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस में तो जाएंगे ही। तो यह भी चर्चा का विषय था। एक है कि अभिनेता समीर खाकर जो नुक्कड़ आर्टिस्ट थे उनकी मृत्यु हो गई है, यह भी एक न्यूज था। एक बात आई है, राष्ट्रीय पुरुष आयोग की मांग हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई है कि जिस प्रकार से महिला आयोग बना हुआ है, घरेलू हिंसा के दृष्टिकोण से यह काम करती है, उसी प्रकार से अब पुरुष आयोग बनाने की बात हो रहा है। इसका मतलब है कि देश में पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कुछ हमारे आसपास भी लोग हैं, समझ में आ रहा होगा। मैं किसी पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। जब महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार हो सकती है तो पुरुष भी हो रहे हैं। तो इनका मांग हुआ है, क्योंकि डाटा दिया गया है कि 1,80,000 के आसपास में जो घरेलू हिंसा पुरुषों के साथ किया गया, उसमें 80-85 हजार के आसपास में लोगों ने सुसाइड करने का काम किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि आप, सुप्रीम कोर्ट से मांग किया जा रहा है याचिका में कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। अब सोचिए, इस देश में ऐसा कहा जाता था कि महिलाएं ही पीड़ित प्रभावित होती थी, अब पुरुष भी पीड़ित प्रभावित हो रहे हैं। तो देख लीजिए कि क्या स्थिति है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय समाज में कहीं ना कहीं टूट पैदा हो रहा है, भारतीय परिवार में टूटन पैदा हो रहा है, टूट पैदा हो रहा है, क्योंकि हम लोग रिश्तों को अच्छे से सहेज नहीं रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से हर प्रकार के जो घरेलू हिंसा वह पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए जो आ रहा है, यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, चाहे महिला हिंसा हो या पुरुष हिंसा हो। तो यह भी न्यूज में था। यह इसका भी यूज आप इंटरव्यू में, हो सकता है इंटरव्यू में पूछ दे, मेंस में पूछ दे, मेंस से रिलेटेड कहीं डाटा आपको देना है तो दे सकते हैं। एक और न्यूज था भ्रष्टाचार, आपको अभिलेख पेज पर था। भ्रष्टाचार और जांच एजेंसियां, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय, ये सब जो अभी राजनेता लोग, जो क्या है कि राजनेता लोगों के यहाँ छापामारी हो रहा है, उनकी काली करतूतों को निकाला जा रहा है। तो ऐसा यह आरोप होता है विपक्ष के द्वारा कि विपक्ष के नेताओं को ही, मैं तो ये कहता हूं कि अगर देश के जितने भी अभिभावक हैं उनको जो नेता लगे, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष का हो, या अधिकारी हो या नेता हो या आम जनता हो, जो भी ये भ्रष्टाचार वाले दिमाग के रूप में काम कर रहे हैं, उनको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द उसको क्या किया जाए कि उस पर कानूनी प्रक्रिया से गुजारकर उसको जेल तक ले जाया जाए, तभी जाके यह दिमाग समाप्त होगा और भारत समृद्ध और सशक्त होगा। इसलिए यह भी न्यूज आपके लिए उपयोगी है। आपको मेंस में भी यूज कर सकते हैं और एसए में भी यूज कर सकते हैं। भ्रष्टाचार और भारत आपको दे देगा, भ्रष्टाचार और भारत पर ये एसए लिखने के लिए बिहार में, यूपी में, या फिर भारत स्तर पे, यूपीएससी स्तर पे। यूपीएससी का जो निबंध होता है एक निबंध तो आप जो जीएस का डाटा होगा उस पर लिख लेंगे। दूसरा जो अमूर्त प्रकार का निबंध होता है, जो जिसे काल्पनिक निबंध कहते हैं, उसकी उड़ान लंबी होती है। उसकी उड़ान क्या होती है? लंबी होती है। और उस लंबी उड़ान को समझने के लिए लगातार अभ्यास की जरूरत होगा और नॉलेज तो आपको चाहिए ही। तो यह भी आपके लिए हो सकता है यह न्यूज। अगला जो न्यूज था, एक न्यूज था बिहार में अवैध खनन एवं बालू माफिया। देखिए बिहार में, यह मैंने इसलिए रखा क्योंकि यह न्यूज मेंस में भी जा सकता है, इंटरव्यू में भी जा सकता है और आपका एसए में भी जा सकता है। तो वहां भी आपको थोड़ा सा जानकारी मैं दूंगा।
बिहार के नए राज्यपाल, यह भी एक लाइन का न्यूज था। एक और था वस्तु निर्यात और भारत, अभी जो हम लोग निर्यात है, निर्यात हमारा 400 अरब डॉलर को पार किया है या पीछे के अपेक्षा कम ही गया है, इससे रिलेटेड न्यूज था। दूसरा कि परमाणु पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया, मैंने वहां चर्चा कर लिया तो फिर यहां चर्चा करने की जरूरत नहीं होगा क्योंकि डबल हो जाएगा। अब एक मैंने लिख दिया कि पोस्को एक्ट और महिलाएं, एक महिला, हाँ पोस्को एक्ट और महिला, इसका मतलब है आप इसे समझ सकते हैं कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। यह मध्य प्रदेश का न्यूज था। एक महिला ने एक जो पोस्को के तहत आने वाले नाबालिग बच्चों के साथ रिलेशन बनाई है, इस कारण से उन पर भी पोस्को एक्ट चलेगा, चाहे पुरुष हो या महिला। यह बताता है कि कानून भाई सबके लिए बराबर है, कानून न पुरुष है न महिला है, कानून संविधान सम्मत है, देश सम्मत है, आप बच नहीं सकते हैं, चाहे जितना आप जोर लगाना है लगा लीजिए। एक लास्ट में न्यूज था इंसुलिन और डायबिटीज, इससे रिलेटेड आपको एक लास्ट पेज पर था। तो इतना सारा न्यूज था। अब हम लोग चलते हैं एक एक न्यूज को और आसानी तरीके से मैं समझाने का काम करूंगा, जिससे कि आपका तैयार होते चला जाएगा और ये फिर हम लोग कंटिन्यू करेंट अफेयर जाते रहेगा। इधर 2-3 दिन जो गैप हुआ, इसके लिए सारथी परिवार आपसे क्षमा मांगता है और उम्मीद करें कि आप लोग नाराज नहीं होंगे और मैं आपको हमेशा सहयोग करते रहूंगा, जो कि जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग न्यूज की तरफ। हमारा न्यूज है, देखिए आ गए हम लोग नाटू 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 नाटू, इस पर सब कोई थिरक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, मेरे बात समझ आ रहा होगा। तो ऑस्कर अवार्ड 2023, ठीक है, इसको देखते हैं। स्टेटमेंट बाय हमने लिखा है क्योंकि यह आपका न्यूज जो है आपके काम का होगा। कह रहा है कि यह 95 ऑस्कर अवार्ड था और यह जो देखेंगे कि आरआर फिल्म जो 3R था उसके, हाँ RRR, उसके नाटू नाटू गाना के लिए ऑस्कर के लिए नामित हुआ है। तेलुगु फिल्म है, ये तेलुगु है, लेकिन ऐसे पूरे ऑस्कर के पूरे इतिहास में देखेंगे तो मात्र 4 बार हुआ है कि अंग्रेजी से गैर इतर भाषा को, आपको गीत को क्या है मतलब संगीत को दिखाई पड़ेगा कि ऑस्कर मिला है। तो नाटू नाटू को मिला है तेलुगु के लिए, और दूसरा है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया है, ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू को। दूसरा देखेंगे कि एक और शॉर्ट फिल्म है, तमिल में बना हुआ शॉर्ट फिल्म है, द एलिफेंट विच स्पर्स द एलिफेंट, ये आपका दूसरा है शॉर्ट फिल्म के लिए। तो बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर मिला है। सोचिए, दोनों को याद रखिएगा, दोनों को आप याद रखना है कि RRR जो है उसके जो गाना है नाटू नाटू उसके लिए, और शॉर्ट फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री है आपका द एलिफेंट विच स्पर्स, ये इसके लिए क्या हुआ है कि ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। अब सोचिए कि भारत के लिए कितना गर्व की बात है कि भारत ने फिल्म के दुनिया को दिखा दिया है कि भारत क्या क्या कर सकता है। तो इसलिए आप भी सब कुछ कर सकते हैं। आपका तो एक ही गोल है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और अदर एग्जाम। तो हम लोग इसको देख सकते हैं। ये पहला लाइन था। दूसरा था कि RRR के निर्देशन किस, आपसे पूछा जा सकता है किसके निर्देशन में बनाया गया है। तो इसके जो निर्देशक है SS राजामौली, इनको भी याद रखिएगा क्योंकि SS राजामौली को याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब नाटू नाटू जो आपका गीत है, नाचना, नाचू नाचू का अर्थ होता है नाचना, आप लोग नाचते भी होंगे। एक चीज थोड़ा मैं यहां बोलना चाहूंगा कि आप जितने भी कमीशन के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी उत्तर प्रदेश या बिहार या अदर एग्जाम के जो इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो उसमें आपका हॉबी से रिलेटेड फॉर्म फिलअप करना होता है कि आपका हॉबी क्या है। तो अभी से ही आप क्या करिए, डे टू डे हॉबी पर भी विचार करना चाहिए कि हमें संगीत में अच्छा पकड़ है, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, गाना, उपन्यास, जो आपको लगता है तो आप उसको कर सकते। जैसे मैंने भी, मुझसे भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जब पूछा कि आपका क्या हॉबी है, तो हमने कहा था कि सर मेरा हॉबी है लोकगीत लिखना। तो उससे शासन प्रशासन से रिलेटेड चीजों को जोड़ के लिंक किया था। तो इसको भी डेवलप करते चलिए। फिल्म RRR की जो निर्देशन में बनाया गया है SS राजामौली साहब है, और नाटू नाटू गीत के लिखने वाले हैं चंद्र बोस। कौन है? चंद्र बोस है। तो संगीतबद्ध किए हैं MS कीरावानी ने। अगर पूछ दिया जाए कि संगीतबद्ध किसने किया है तो SS कीरावानी ने। यह सारा नाम आपको याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से रिलेटेड है कि 2009 में क्या हुआ कि जय हो
गाना के लिए ऑस्कर मिला था, ठीक है। और यह इस श्रेणी में जीतने वाला पहला गाना है जिसकी भाषा अंग्रेजी नहीं थी, जय हो 2009 में। तो इसको भी याद रखना है कि जय हो को कब मिला था, तो 2009 में। यह डाटा आपको याद रखना चाहिए। अगला जो इसी से रिलेटेड है, हमने पीछे ही बताया है कि ऑस्कर के इतिहास में 4 बार ही गैर अंग्रेजी भाषा को इस श्रेणी के लिए पुरस्कार मिला है। तो 4 बार याद रखना है, कितने चाम, 4 टाइम्स गैर अंग्रेजी भाषा को, नहीं तो अभी तक अंग्रेजी और अदर भाषा को मिल रहा था। तो 4 बार याद रखना है, कितने, अंग्रेजी को छोड़ के 4 बार ही ऐसा है कि गैर अंग्रेजी भाषा को इसमें गीत की श्रेणी में या संगीत की श्रेणी में आपको ऑस्कर मिला है। नाटू नाटू को ऑस्कर से पहले गोल्डन ग्लोब और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी मिल चुका है, तो यह भी याद रखिएगा। नाटू के लिए, नाटू नाटू के लिए गोल्डन ग्लोब और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, यह दोनों लाइन को याद रखने की जरूरत है। अगला जो देखेंगे कि जो हमारा शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसके लिए ऑस्कर चुना गया है, द एलिफेंट विच स्पर्स, इसके जो बनाने वाले लोग हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म को, कार्तिकी गांजिल्विस और गुनित मोंगा। तो यह भी ध्यान रखिएगा दोनों नाम, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन इस पर पूछेगा अनुमान लगाना हमें मुश्किल है। मैंने लिख भी दिया है और उसको मार्क भी कर दिया है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला ऑस्कर जीतने वाले भारतीय, इनका भी हमने एक लिस्ट बनाया है कि कौन कौन भारतीय ऐसे थे कि ऑस्कर जीते हैं। तो देखते हैं, भानु अथैया, यह टाइम याद रखिएगा 1983, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय हैं। पूछे कि पहली बार ऑस्कर जीतने वाले भारतीय कौन है, तो भानु अथैया, इनका नाम याद रखना है एक। दूसरा सत्यजीत रे साहब भी ऑस्कर जीत चुके हैं 1992 में, 92 में सिनेमा में योगदान के लिए मानद ऑस्कर दिया गया था। पूछे कि किस व्यक्ति को मानद ऑस्कर दिया गया था, तो सत्यजीत रे सर को 1992 में। यह भी आपके डाटा काम का था। तीसरा था AR रहमान और गुलजार साहब को 2009 में स्लम डॉग मिलियनियर के लिए गीतकार और संगीतकार को के लिए ऑस्कर चुना गया, नामित किया गया था, यह भी याद रखिएगा। जय हो जो ओरिजिनल सॉन्ग था उसके लिए कर। अगर पूछ दे कि एक ऐसा व्यक्ति है जो एक ही वर्ष में 2 बार ऑस्कर के लिए नामित हुए, तो वो नाम है आपको AR रहमान साहब को याद रखिएगा, AR रहमान साहब के। तो यह भी नाम आपको याद रखना चाहिए। एकमात्र भारतीय हैं कि एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं आपका AR रहमान साहब, तो यह भी याद रखना चाहिए। अगला है नामांकन मिलने वाले फिल्म। हम देखिए यहाँ टेबलेशन बना दिए आपको कि फिल्म निर्माता और वर्ष। तो नामांकन मिला ऑस्कर के लिए, मदर इंडिया को पहली बार मिला था, यह महबूब खान इसके निर्माता थे, 1957 लिखा हुआ है। दूसरा सलाम बॉम्बे, यह मीरा नायर की फिल्म थी, निर्माता यही थे, और 1988 में आपको नामांकन मिला था, 1988। तीसरा है लगान, आमिर खान अभिनीत और आशुतोष गोविरकर निर्देशित फिल्म था लगान, इसे 2001 में नामांकन मिला था। तो यह चीज भी आपको टेबुलेशन के हिसाब से याद रखना चाहिए, यह भी न्यूज आपके लिए उपयोगी है। अब आया मैंने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि बोलने नहीं दिया जाता है। समझ में आ रहा होगा। सोचिए कि जब ब्रिटिश भारत था तो गांधी और उनके उस समय के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से लड़ने वाले नेता थे, उन्होंने क्या किया कि अंततः ब्रिटिश हुकूमत को यहां से तो जाने ही दिया और लोकतंत्र को जीवंत किया। तो हम लोग जो बाहर चर्चा करते हैं, देश का मामला है, देश के अंदर बात कर, बोलने का राइट्स है, लेकिन इससे क्या होता है कि भारत में जो आंतरिक मामला बाहर वाले को इंटरफेयर करने का मामला मिल जाता है। बात समझ आ रहा होगा। तो हमारा है भारतीय लोकतंत्र पर खतरा, यह आपका मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। मैंने एक क्वेश्चन सोचा, या तो 38 पर जाएगा, या 12 पर जा सकता है, या 10 नंबर पर, या 15 नंबर पर। किसी भी देश का लोकतंत्र, हमारा जो क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिखेंगे और अभ्यास करते चलेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है कि किसी भी देश का लोकतंत्र तब खतरे में पड़ जाता है जब जनता की आवाज को सत्ता द्वारा कुचल दिया जाता है। यह स्टेटमेंट है आपका। किसी भी देश का लोकतंत्र तब खतरे में पड़ जाता है जब जनता की आवाज को सत्ता द्वारा कुचल दिया जाता है। इस कथन को ध्यान में रखकर भारतीय लोकतंत्र को लेकर वर्तमान समय में उभरी चुनौतियों का पहचान करें तथा इसकी समाधान बताइए। सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि लोकतंत्र खतरे में है। अरे खतरे में है तो उसका सॉल्यूशन भी ढूंढा जाए कि कैसे। और लोकतंत्र का एक ही अच्छा व्यवस्था है कि जनता सबको
सिखाती है सरकार को कि भाई आप हिटलर नहीं है, जनता ही पावरफुल है और जनता जैसे चाहेगी वैसे देश चलेगा। आप ठीक है 5 साल के लिए हीरो हो सकते हैं। तो यह आपको इस पर अभ्यास करना चाहिए, आपस में डिबेट भी करना चाहिए, और इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज और बेहतर होते चला जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा, एग्री होंगे मेरे बात से? अरे सो तो नहीं ना जा रहे हैं आप लोग, है ना? अरे जवानी और जोश तो हमेशा बना रहना चाहिए। यूपीएससी वाले बच्चों का या फिर अदर एग्जाम वाले बच्चों का जो एनर्जी होता है, स्टूडेंट लड़का हो या लड़की, उसका एनर्जी समझ रहे हैं, हाई लेवल पर होता है। बस उसको सिर्फ दिशा दिखाने की जरूरत होती है, तो फिर तो आप दौड़ते हुए अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन था। मंदी और अमेरिका, एक क्वेश्चन आया, मंदी और अमेरिका। मंदी सेकेंड वर्ल्ड वार के रीजन में एक रीजन बनता है। आप जब विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मंदी, उससे पहले देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस एग्रीमेंट, वर्साय संधि, ये सारे रीजन बनते गए। नाजीवाद, फांसीवाद, ये सारा इशू था, समझ में आ रहा होगा। लेकिन वह मंदी 1930 में महामंदी आया था, और इस महामंदी ने पूरे वैश्विक व्यवस्था को बदलने का काम किया था। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसको कंट्रोल करने का काम किया। तो यह मंदी 1930 में पहला मंदी, हमने आपको एक लाइन समझाने का काम किया, उसका एक ऐतिहासिक पक्ष होता है, वहां अंदर जाने से बेहतर नहीं होगा क्योंकि चीजें विषय से विषयांतर हो जाएगी। दूसरा कि 2008 में लीमैन ब्रदर्स बैंक ने दिवालिया होने की स्थिति में दूसरी बार मंदी आई। और सोचिए कि 2008 का जो मंदी आया, उस मंदी का प्रभाव बड़े स्तर पर भारत पे नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री नरसिम्हा राव जी के समय में रह चुके थे, जिन्होंने एलपीजी प्रोग्राम को बेहतर से लागू किया। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरी व्यवस्था को ठीक करके रखा, और देश पर बहुत बड़ा असर नहीं, नॉर्मल, तो वैश्विक मुद्दे हैं तो आएंगे ही। तो सोचिए कि हमारे गार्जियन कितने सक्षम और समृद्ध हैं, जो कि बड़ी से बड़ी वैश्विक व्यवस्था, वैश्विक चुनौतियों को आसानी से निपट लेते हैं। तो जब हम आसानी से निपट लेते हैं तो क्यों नहीं हम सब मिलके, जहां से जो मुझे सुनेंगे, आप एक अच्छे प्लान बनाइए एक सिलेबस के हिसाब से, और यूपीएससी तक और बीपीएससी तक, यूपीपीसी के दरवाजा तोड़ के अंदर हो जाइए। हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम हो जाना चाहिए। आप एक बार एनर्जी तो लगा के देखिए, फिर जब आप हो जाएंगे, जब आपके कंधों पे अशोक स्तंभ होगा, बात समझ में आ रहा होगा, आपके टोपी, तो भारत के बच्चा बच्चा आपके सैल्यूट करेंगे और आप बेस्ट प्रशासक होंगे। इसलिए आप इस न्यूज से, मैंने आपको हमेशा जोश बढ़ाने का इसलिए काम कर रहा हूं कि न्यूज में रस भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। सोचते होंगे कि क्या आते हैं, कथा कहानी सुना देते हैं, मजा तो आता ही नहीं है, तो थोड़ा सा। तो हमने अमेरिका मंदी की बात कर रहे हैं, तो 1930 को याद रखिएगा, 1908 को याद रखना है कि लीमैन ब्रदर्स बैंक की दिवालिया हो गई थी, एक बैंक था। 2023 में क्या हो रहा है? पहला कि सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है, यह 16वें नंबर का बैंक है, यह दिवालिया हो गई है। समझ में आ रहा होगा, छोटे छोटे स्टार्टअप कंपनियों को पूंजी प्रोवाइड कराने का काम किया था, और इसका असर भारत के शेयर मार्केट के साथ साथ भारत के स्टार्टअप जो जुड़े हुए लोग हैं उस पर भी पड़ रहा है। दूसरा, अब आया तीसरा, सिग्नेचर बैंक, यह वेरी वेरी है। तीनों बैंक देख लीजिए, सिलिकॉन वैली से पहले हमने एकदम क्रम में रखा है, और लीमैन ब्रदर्स बैंक, सबको एक क्रम डायमेंशन में हमने सजाने का काम किया है। सिग्नेचर बैंक भी दिवालिया हो गया है। अब सोचिए कि 3 बैंक ऐसे हैं कि दिवालिया हो गए हैं। अब दिवालिया हो गए, आपको पता होगा कि भारत या वैश्विक स्तर पर जो बैंकिंग सेक्टर होता है, देश की अर्थव्यवस्था का बैकबोन होता है, और जिसका बैकबोन टूट जाएगा तो अर्थव्यवस्था टूटने का मतलब है देश कमजोर हो गया। यह भी ध्यान रखें। अब क्या हुआ कि अमेरिका ने बैंकिंग इतिहास में एक तीसरा सबसे बड़ा बैंक है यही जो दिवालिया हो गया, सिग्नेचर बैंक। तो याद रखिएगा कि तीसरा बैंक है सिग्नेचर बैंक, कौन सा है, सॉरी, तीसरा है। तो यह भी दिवालिया की स्थिति में हो गया है। अब इसके लिए आगे जब बढ़ेंगे न्यूज को, तो अब जमाकर्ता जो बैंक में जो जमा करता है, पैसा जो जमा किए हुए हैं, उनके हित के लिए एफडीसीआई ने ब्रिज बैंक की स्थापना की है। किस बैंक की स्थापना की है? ब्रिज बैंक की स्थापना की है। तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो हम लोग अमेरिका में जो 1930 की मंदी, 2008 की बात किया मंदी, और 2023 की स्थिति को हम लोगों ने समझने का काम किया डाटा के माध्यम से। ये अब एक और है ला पेरोस सैन्य अभ्यास, ला पेरोस सैन्य अभ्यास, ला
पेरोस सैन्याभ्यास यह क्या है, इसके बारे में 3-4 स्टेटमेंट। पहला कि यह एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, पहला ध्यान रखिएगा, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दूसरा, इसमें भारत, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया देशों की सेनाओं ने भाग लिया है। दूसरा लाइन है, ये जो जो देश भाग लिए वो है। तीसरा कि ये 2 वर्षीय अभ्यास है और इस अभ्यास को हमेशा फ्रांसीसी सेना द्वारा आयोजित किया गया है। कौन सा देश आयोजित किया है, तो फ्रांसीसी सेना, बस ध्यान रखने की जरूरी है, यह सैन्य अभ्यास है। इसका जो उद्देश्य है कि किसी भी काम का उद्देश्य होता है कि समुद्री जागरूकता बढ़ाना और भारत प्रशांत क्षेत्र में नौ सैनिकों के बीच समुद्री समन्वय मजबूत करना। देखिए, हर दुनिया का लगभग देश जो काफी डेवलप है, उससे हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है काफी इंटरेस्टेड क्षेत्र हो गया है और उसका रीजन है, एक आपका पड़ोसी राष्ट्र है जो सुधरने के लिए तैयार नहीं है, वह कब पीठ में छुरा घोपेगा, वह है चाइना। समझ में आ रहा होगा, उसको ठीक करने के लिए पूरा वैश्विक देश लगा हुआ है कि एनी हाउ उसको ठीक कर दिया जाएगा आने वाले समय पे। बात समझ रहे होंगे। तो आप सब, हम सब जब समृद्ध और मजबूत हो जाएंगे तो हमारा देश समृद्ध और मजबूत हो जाएगा, तो बाहर वाले लोगों की कुछ नहीं चल पाएगी। बात समझ में आ रहा होगा ना। तो ये हमारा न्यूज था, यह आपको याद रखना है, ला पेरोस सैन्य अभ्यास। कोई पूछे तो जवाब दीजिए कि सर यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, इसमें भारत भी, कई सारे देश ने, देश का नाम थोड़ा याद रखना है। दूसरा, ला पेरोस का जो नेतृत्व करने का काम किया वो फ्रांस के द्वारा किया गया है और इसका सर उद्देश्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समन्वयकारी व्यवस्था को लाना, ठीक है, और समुद्री समन्वय, और इसका है कि समुद्री जागरूकता को बढ़ावा या बनाए रखना, यह हमारा उद्देश्य है, इसलिए इस सैन्य अभ्यास का महत्व बनता है। और यहां तक का क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जोजिला पास। अब आते हैं जोजिला पास, जम्मू कश्मीर जाएंगे कि लवासना जाएंगे? भाई आप जम्मू कश्मीर भी जाइए, लेकिन जब लवासना जाएंगे तो भारत का भ्रमण कराया जाएगा। सोचिए कि 2 चीज होता है, गांव से तैयारी करने वाले के लिए गांव उनके लिए प्रेरणा हो जाएगा, जब लवासना जाएंगे तो सोचिए उस गांव का कितना कलेजा चौड़ा हो जाएगा, उनके माता पिता और अभिभावक हित दोस्तों को। और दूसरा चीज एक और हम बोलना चाहेंगे आपको कि अगर आप किसी से लव करते हैं तो अपने कैरियर से लव कर लीजिए और एक बार वहां पहुंच जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। तो लव से लवासना, देखिए कितना अच्छा है, लव भी मिल गया, लवासना भी मिल गया और आगे का भविष्य भी आपका ठीक हो जाएगा। और आप ही सब में से कोई एस जयशंकर साहब हो जाएंगे तो अजीत डोभाल साहब भी हो जाएंगे। तो क्यों ना हमें अच्छे दिशा में मेहनत करें। बात समझ आ रहा होगा। हमेशा सोचिए, मतलब डॉक्टर, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति, दिग्वंत राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि आप जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएंगे। छोटा सोच अपराध है। दूसरा, छोटा सोच अपराध है। तीसरा, एक बात उन्होंने हमेशा कहा कि आप अपने मां को क्या दे सकते हैं, यह लाइन आपके लिए काफी उपयोगी हो जाता है। तो हम लोग आते हैं जोजिला पास। मैं जम्मू कश्मीर के आसपास में था, इसलिए मैंने लवासना का चर्चा किया। तो देखते हैं अब न्यूज की तरफ। जोजिला पास, तो जोजिला पास में लिखा हुआ है कि लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है। ये लाइट सही है भाई। एक हमने कहा बू पीर जो बनी जम्यूरे, एक छोटा सा ट्रिक है कि वहां के जो जितने दर्रे और पास हैं उससे आप याद रख रहेंगे। तो बुर्जिल दर्रा, कोई पूछे कहाँ है भाई, तो जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। जो से जोजिला दर्रा, बनी जो पीर जो बू पीर जो बनी जमुरे, बनी मतलब बनिहाला दर्रा, ये बनिहाला दर्रा, ये सब जम्मू कश्मीर में है। एक और है बारालाचा, हमने लिख दिया, थोड़ा सा डाटा आपको याद रहेगा। यह हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। दूसरा बोमडीला लॉ, यह आपका अरुणाचल प्रदेश से। अगर आप दर्रों को याद करना चाहते हैं तो ये क्या करना है कि फटाफट मैप उठाइए और मेरा होमवर्क है आपको कि उस मैप पर लोकेट कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वो आप घूम लेंगे मैप पर, भारत के मैप पर, तो याद हो जाएगा। यह भी न्यूज था, तो यह भी न्यूज एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी था, इसलिए मैंने इसे लिखने का काम किया। अगला जो हमारा लिंक है, सुरेखा यादव। सोचिए मैं इस लड़की का नाम क्यों लिखा। हमारे देश की बेटियों के लिए, बहनों के लिए यह एक बहुत बड़ा न्यूज है, महिला सशक्तिकरण के लिए,
क्योंकि एशिया की पहली लोको पायलट है भाई, छोटी बड़ी न्यूज नहीं है, एशिया की पहली लोको पायलट। अब सोचिए कि अगर आप सब जो गर्ल्स एरिया से अगर यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रही होंगी, आज जिस दिन आपका रिजल्ट हो गया, इनके जैसा सुरेखा यादव की तरह आप भी एशिया के स्तर पर और भारत के स्तर पर अपना परचम लहरा सकती हैं। लहरा सकती हैं कि नहीं लहरा सकती हैं? पक्का लहरा सकती हैं। तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि एक लड़की जब सशक्त और समृद्ध होगी तो उस आसपास का समाज और वह राज्य समृद्ध होते चला जाएगा। तो कैसा भारत बनाना है वो आपके हाथ में है। तो इसलिए दबा के मेहनत होने की जरूरत है, और बेहतर जब मेहनत होगा तो उसका परिणाम आपको मिलना तय है। तो यह न्यूज था सुरेखा यादव जी के लिए। बात समझ में आ रहा होगा? तो मैंने आपको इसको लिखने का काम किया। एक न्यूज है आपका, अगला जो न्यूज है G20 का SAI बैठक, ठीक है। तो यहां पे यह G20 का यह जो है आपका सर्वोच्च ऑडिट संस्था है, जिसे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने संबोधित किया। अब पूछेगा CAG के प्रधान कौन है या परीक्षक का हेड कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, यह याद रखिएगा। यह आप इससे रिलेटेड था इसीलिए मैंने इसको लिखा, गिरीश चंद्र मुर्मू से आपको याद रखना है। अब हम आपको यहां पे भारत में CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक को समझा रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन है वह जो आपके काम का है वह थोड़ा सा हमें बताना, मुझे लगा कि बता देना चाहिए। तो यहां पे इसका CAG का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फुल फॉर्म लिखा हुआ है। दूसरा, इसका देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 148 में चर्चा है, यह भी याद रखिएगा। और इसका कार्य क्या है, यहां लिखा हुआ है कि CAG का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है। तो यह भारत सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनके जितने भी लेखा होते हैं उसका अंकेक्षण करने का काम, ऑडिट करने का काम करता है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों का भी जो डाटा होता है या लेखा होता है उसका ऑडिट करने का काम करता है। बात समझ आ रहा होगा? यह जो है इसके रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान रखती है, यह भी ध्यान रखिएगा। नियुक्ति, CAG की नियुक्ति किसके माध्यम से होगा, तो राष्ट्रपति के माध्यम से होगा। इसका जो समय होता है 6 वर्ष या उम्र का 65 वर्ष, दोनों में जो पहले होगा उतना कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो यह थोड़ा सा डाटा आपको हमने कहा कि यह भी याद दिला दें, क्योंकि CAG से रिलेटेड कोई बात पूछ दिए तो आसानी से बता दीजिए कि सर देखिए अभी जो है CAG प्रमुख है मुर्मू साहब, उन्होंने G20 में इसे नेतृत्व करने का काम किया, और यह हमारे संविधान का चीज है। यह संविधान के 148 में चर्चा, अनुच्छेद 140 और 48 में। और इससे रिलेटेड आपको कार्य के बारे में बताना है कि भारत सरकार और राज्य सरकार या उनके स्वामित्व की जो कंपनियां हैं उससे ऑडिटिंग करना, आलेखों को क्या करना है, ऑडिटिंग करने का काम करना है। कोई पूछ देखा कि अच्छा भाई उसकी नियुक्ति कौन, तो राष्ट्रपति। कितने समय के लिए, तो 6 वर्ष या 65 सालों के लिए, यह बता दीजिएगा। अब हमने एक लाइन लिखा है कि भारत के पहले CAG वी नरसिंह राव, कौन है भाई, बी नरसिंह राव, यह भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यह चर्चा में है, इसलिए मैं आपको इस न्यूज को करा रहा हूं। इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कमीशन लेवल का एग्जाम होगा। अब हम लोग, अब यहां तक हमने बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं सिप्री रिपोर्ट 2022, 18 से 22 तक। यह जो रिपोर्ट है 18 से 22 तक है। इसमें क्या क्या दिया गया है, न्यूज जो आपके काम का है कि जो काम का है स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह सिप्री का फुल फॉर्म है, पहला लाइन। दूसरा, यह कह रहा है कि 2018 से 2022 के बीच में सबसे अधिक कौन ऐसा देश है जो हथियार का वैश्विक स्तर पर आयात किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें मजबूरी है कि हम हथियार के मामले में अभी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, इसीलिए भारत सरकार मेक इन इंडिया पर बल दे रही है, ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन हमें वैश्विक स्तर पर दिखाई पड़ रहा है कि हमको निर्यात इसलिए करना पड़ रहा है कि दोनों पड़ोसी, खासकर चाइना और पाकिस्तान, हमें नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होते हैं। इसलिए हम अपने जितना पैसा होता है, देश के जो जनता का पैसा होता है, उससे पहला अधिक, क्योंकि हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा देश सब बेकार हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो अमेरिका से ही हम लोग मंगा रहे हैं
लेकिन सबसे अधिक आयात करने वाले आयात करने वाले देश में भारत है, सऊदी अरब है दूसरा, कतर है तीसरा, ऑस्ट्रेलिया और पांचवा चीन है। तो यह आपको सिपरी रिपोर्ट में दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला, हथियार, बम, गोला बारूद बेचने वाला कौन कौन देश है। तो यह लिखा हुआ है कि भाई अमेरिका सबसे ज्यादा, वही, क्योंकि यह पुलिसमैन के भूमिका के साथ साथ आप देखेंगे कि यह क्या करता है कि दुनिया को लड़ाते रहता है। अभी यूक्रेन समस्या जो आप देख रहे हैं वो अमेरिका का भी जीत है, रसिया का तो जीत है ही। रूस, फ्रांस और चीन और जर्मनी, यह सबसे अधिक हथियार निर्यात करने का काम किया 18 से 22 के क्षेत्र में। ये जो 22 का टाइम है यह भी हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूं कि वैश्विक स्तर पर निर्यात सबसे अधिक और कोई कर रहा है तो अमेरिका ही है, क्योंकि उससे उसी जीविकोपार्जन का मेन आधार वही है। बात समझ आ रहा होगा। अगला, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 से 22 के बीच में अमेरिका का जो हिस्सेदारी था निर्यात में 23% से बढ़कर 40% हो गया है। देखिए 33% से 40% हो गया है एक। दूसरा कि रसिया का हिस्सा जो 22% था वह घटकर कितना हो गया है, 18% हो गया है। तो यह भी डाटा आपको याद रखने की जरूरत है कि सिपरी रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी डाटा आपको मिले तो आप आसानी से उसको हैंडल कर ले। अगला है खेल समाचार। हमने पीछे भी कहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हमेशा कहते हैं बाबू खेलोगे तभी खिलोगे, खेलना बहुत जरूरी है। आप सब अपना अगर टारगेट बनाए हैं यूपीएससी पीसीएस कोई भी एग्जाम, अगर खेलेंगे, अगर फिट रहेंगे तो आप में मेंटल तनाव कम रहेगा। मेंटल तनाव कम रहेगा तो कोई भी चीज आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसमें न्यूज क्या था खेल समाचार में कि न्यूजीलैंड के हाथ क्या हुआ है कि श्रीलंका हार गया है। अब हारने के बाद कि इंग्लैंड में जो होगा ओवल के मैदान में विश्व चैंपियनशिप, इसके लिए भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। सोचिए कितना मजेदार बात है कि न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया और भारत ने क्या है फाइनल खेलने के लिए अपना टिकट कटाया। ये बहुत बड़ी बात है भाई। अब जो हम लोग फाइनल खेलेंगे किसके साथ खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे, यह भी ध्यान रखिएगा। अब आया कि भारत दूसरी बार आपको विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, दूसरी बार किया है विश्व चैंपियन के लिए। इससे पहले जो हम लोग क्या है कि पिछली बार हम लोग न्यूजीलैंड से हार गए थे, हम लोग न्यूजीलैंड से हार गए हैं और ये अच्छा अवसर है कि हम लोग इस चैंपियनशिप को क्या करें, विश्व चैंपियनशिप को जीत कर आ जाएं, जीत ले। और उम्मीद है कि भारत के जो उद्यमान खिलाड़ी हैं और एनर्जी वाले खिलाड़ी सब हैं इस बार झंडा गाड़ ही देंगे, तिरंगा जो है कि वहां लहरा के ही आएंगे, आपको पता ही होगा। तो आप लोग भी क्या करिए कि लवासना में तिरंगा गाड़ दीजिए। क्या लवासना में गड़ा जाना चाहिए, धौलपुर हाउस तक जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का टारगेट है या बिहार का, तो बिहार में झंडा गाड़ दीजिए और उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ दीजिए, तो अब ना जाके आपका एम पूरा होगा। इसलिए खिलाड़ियों के लिए एम है, तो यहां से क्वेश्चन से जो आएगा तो क्वेश्चन तो आपका बनना ही चाहिए, प्लस आपका जोश भी बना होना चाहिए। यह आपका खेल समाचार था जो आपके काम का था। अब आया संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का मांग हो रहा है। अडानी का जो खेला हुआ शेयर मार्केट धराम से गिरा, तो इस पर जो विपक्ष है हमारे पार्लियामेंट में उनका मांग है कि भाई तदर्थ समिति बनना चाहिए। ठीक है, तो अब आया कि भाई तदर्थ समिति क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तदर्थ समिति एक मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में अस्थायी समिति होती है। अस्थायी समिति होती है जब सरकार को नीड हो जाए, संसद को नीड हो जाए तो इस समिति का गठन किया जाता है। तो अस्थायी समिति है पहला तदर्थ समिति। इसका गठन संसद द्वारा किसी विशेष मुद्दे या रिपोर्ट की जांच के लिए किया जाएगा। जैसे किसी रिपोर्ट की जांच करने के लिए या विशेष मुद्दा है तो उसके लिए तदर्थ समिति या संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। और इसके लिए गठन के लिए सदन में प्रस्ताव तथा दूसरी सदन से समर्थन जरूरी है। अगर आपको जेपीसी बनाना है तो जेपीसी के लिए एक सदन तो प्रस्ताव लाएगा ही, लेकिन दूसरे सदन का समर्थन भी जरूरी है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। तो यह कोई पूछ दे कि भाई संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी क्या होता है, फटाफट जवाब दीजिए कि पहला भाई कि अस्थायी समिति है,
जब नीड हो जाती है सरकार को, जब आवश्यकता लगता है कि कोई विशेष मुद्दा आ गया है, तो उस पर गठित कर दिया जाता है। एक सदन इसको प्रस्ताव लाएगा और दूसरा इसको समर्थन कर देगा। तो यह भी आपको छोटा सा न्यूज है, लेकिन जानना चाहिए आपको। संयुक्त समिति, अब आपके मन में आया कि सर क्या अभी तक संयुक्त समिति ज्वाइंट कमेटी बनी है या नहीं बनी है, जेपीसी बनी है कि नहीं? तो हाँ बनी है भाई। कब कब बनी है? तो पहला बोफोर्स तोप खरीद मामला 1987 में जेपीसी गठित हुई थी। बैंकिंग लेन देन अनियमितता 1992 में हुआ था। दूसरा, तीसरा स्कॉट मार्केट घोटाला 2001 में भी जेपीसी बनी है। तीसरा, चौथा संयुक्त ड्रिंक्स और पेय पदार्थों की कीटनाशक मिलावट 2003, यह भी आपको दिखाई पड़ेगा। वीआईपी चौपर घोटाला 2013। तो यह डाटा भी आपको याद रखना चाहिए कि ज्वाइंट कमेटी कहां कहां कब कब जेपीसी बनाया गया है। तो यह न्यूज आपके लिए उपयोगी था, इसलिए आपको इंटरव्यू में भी उपयोगी हो सकता है, प्री में भी उपयोगी हो सकता है। तो इसके लिए यह आपको जानना चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ। अब हम लोग का 15 मार्च की बात करते हैं। एक मिनट। ना आइए हम लोग 15 मार्च 2023 के न्यूज है उसको देखते हैं एक एक करके तेजी में। अब हमने कहा SAI-20 जो बैठक है, सीनियर ऑफिशियल मीटिंग। अब इस बैठक को देखेंगे, G20 के अधीन ही हो रहा है। हमने कहा कि मुर्मू साहब ने उसको आपका नेतृत्व करने का काम किया है, पीछे भी हमने इसका चर्चा किया। अब न्यूज में चर्चा इसलिए है कि इसमें देखेंगे कि जो भी विकसित राष्ट्र है उसने भाग नहीं लिया है। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय संघ, कनाडा, चीन ने हिस्सा नहीं लिया है। देखिए इन लोगों का कुटिल चाल क्या है, बात समझ रहे होंगे ये कितना दुष्ट है ये सब, कि केवल और केवल वैश्विक स्तर पर अपना फायदा देखता है ये। दूसरा कि इसमें G20 में नाटो के जितने सदस्य देश हैं सिर्फ तुर्की ने भाग लिया, तुर्की ने हिस्सा लिया है इसमें, तो यह भी ध्यान रखिएगा। तीसरा, इस बैठक में जीरो ड्राफ्ट प्रस्तावना ड्राफ्ट की मंजूरी मिली है, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह अगर इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चौथा, यह जो बैठक है भारत के CAG की अगुवाई में हुई है, हमने पीछे भी कहा कि उससे लिंक है। इस बैठक का मुद्दा है ब्लू इकोनॉमिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑडिटिंग के क्षेत्र में चर्चा करना, कि ब्लू इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑडिटिंग के क्षेत्र में चर्चा करना, यह हमारा चर्चा का विषय था। इसमें 20 बैंक ने भी भाग लेने का काम किया, यह भी याद रखिएगा। सहमति क्या बना है इस बैठक में कि ब्लू इकोनॉमिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर G20 देशों में सहमति बन गया है, तो यह भी याद रखने की जरूरत है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अब इसमें क्या हुआ कि हमने पीछे कहा कि भारत में जो G20 समिट हो रहा है उसमें आप कर्नाटक में हम लोग देखेंगे कि जो वित्त मंत्रियों का बैठक हुआ उसमें भी ज्वाइंट कोई स्टेटमेंट नहीं आ पाया, या विदेश मंत्री का जो बैठक हुआ है उसमें भी कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाया। कारण क्या था कि रसिया और यूक्रेन का जो मुद्दा वहां फंसा हुआ था, आपस में उलझते चले गए, जिस कारण से कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाया।
तीसरा कि इस देश में अभी जो मीटिंग हुआ है उसमें कौन कौन से भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, मिस्र, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया शामिल हुए। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये आपको उससे जुड़ा हुआ न्यूज था। अगला जो हमारा न्यूज है, एससीओ ऊर्जा मंत्रियों का बैठक। यह भी हमने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर काम हो रहा है वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर भी। बोलिए कि क्लास ले रहा है, बात समझ रहे होंगे। तो यह जो बैठक हुआ है एससीओ ऊर्जा मंत्रियों का बैठक, इसका जो न्यूज था कि इस बैठक का नेतृत्व आपको पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री जो अपना हरदीप पुरी हैं उनकी अध्यक्षता में वर्चुअल रूप में हो रहा है। तो याद रखिएगा कि एससीओ ऊर्जा मंत्रियों का बैठक का नेतृत्व किसने किया है, तो हरदीप पुरी साहब ने किए हैं। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। और इसमें चर्चा क्या था, बायोफ्यूल जैसे ईंधन के उत्पादन एवं आपूर्ति में सहयोग कैसे किया जाए, कि बायोफ्यूल जैसे ईंधन के उत्पादन आपूर्ति कैसे किया जाए, यह हमारा चर्चा का विषय था। 2 लाइन इसमें और आया था, ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन, यह भी चर्चा में था। तीसरा चौथा जो लाइन था तापी, तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, यह सभी मिलके गैस पाइपलाइन काफी दिन से, हाँ तापी गैस पाइपलाइन चर्चा में है। तो इसका मतलब है कि अगर ये हो जाएगा तो इसका मतलब हम मध्य एशिया से एनर्जी को क्या है हम अपने यहाँ मंगा सकते हैं। और विकास का मेन आधार ही एनर्जी होता है। और उसी तरीके से एनर्जी की जब बात आई, आपका भी एनर्जी बहुत बना हुआ है, बचा हुआ है, यूज करिए और किला फतह कर लीजिए। बात समझ में आ रहा होगा। तो यह भी ध्यान रखने की जरूरी है। तापी, कोई पूछ दे कि तापी क्या है, तो गैस पाइपलाइन परियोजना है, वह तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का है, चारों देश का है। इस पर चर्चा हो रहा है, यह भी न्यूज में था। अगला न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। भोपाल गैस और सर्वोच्च न्यायालय। हमने कहा कि बहुत दुखदाई घटना है। 1984 में क्या हुआ कि यूनियन कार्बाइड कारखाना में मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसे जहरीली गैस रिसने के कारण लगभग 3000 से अधिक लोग की मृत्यु हो गई थी। पहला, मैंने आपको कहा कि चर्चा में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको बताने का काम कर रहा हूं। दूसरा, इसमें जब क्या हुआ कि सरकार ने समझौता किया 1989 में, और 89 में समझौता करने के बाद कंपनी और कार्बाइड कंपनी के बीच में, भारत सरकार और कार्बाइड कंपनी के बीच में 89 में समझौता हुआ। और समझौता के अनुसार कंपनी ने 715 करोड़ रुपया भारत सरकार को दिया, और इसी की मुआवजा भारत सरकार ने और अपने माध्यम से जो जिन पर यह घटना का प्रभाव पड़ा उन लोगों को प्रतिपूर्ति करने का काम किया। अब आया कि 2010 में भारत सरकार ने क्यूरेटिव पेटिशन याचिका दायर की थी, और दायर करने का उद्देश्य था कि पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजा दिलाया जाए। यही मुद्दा था। मुद्दा यही होने के कारण क्या हुआ है कि इसमें क्यूरेटिव पेटिशन पर सुनवाई करते हुए संविधान 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने क्या किया है, क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अब ज्यादा कंपनी पर दायित्व सौंपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्यूरेटिव पेटिशन भी काफी लेट से दायर किया है। तो यह न्यूज चर्चा में था। तो आपसे पूछा जा सकता है भोपाल गैस कांड और सर्वोच्च न्यायालय, यहां से टॉपिक बन सकते हैं। किसी भी मुद्दे पे आपका जीएस पर भी बन सकता है, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो इतना जानकारी आपको होना चाहिए। यह न्यूज था। अगला जो हमारा न्यूज है, क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, यह जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? जरूर जानना चाहिए। तो यह तब दाखिल किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी दोषी के पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया है। मान लिया जाए कि आप दोषी हैं और आपने उस निर्णय के लिए पुनर्विचार याचिका आपने दायर कर रखा है, और उसके बाद क्या है कि दायर करने के बाद आपका पुनर्विचार याचिका खारिज हो गया। तो संविधान के अनुच्छेद 142 को जब पढ़ेंगे तो उसमें न्याय करने का अधिकार दिया गया है, उसमें न्याय करने का अधिकार दिया गया है। तो इसमें आपको क्यूरेटिव पिटीशन इसलिए दायर किया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 142 का सहारा लेते हुए कि आप क्या करिए कि कहीं हमसे मतलब अन्याय न हो जाए, जो व्यक्ति निर्दोष है उस पर सजा न हो जाए, इस दृष्टिकोण से न्याय उसको मिल सके, इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प दिया गया। तो यह अनुच्छेद 142 का सहारा लेते हुए इसी अधिकार के तहत पुनर्विचार याचिका के बाद आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपका
पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए हुए है। तो आप क्या करिए कि आप क्यूरेटिव पिटीशन डालकर न्याय प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यह जानना चाहिए क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है। तो यह न्यूज था, हमने इसको आपको जानकारी दिया। एक छोटा न्यूज नहीं कर सकते हैं, न्यूज तो बड़ा ही होता है सब। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक साहब की देहांत हो गए हैं, मृत्यु हो गई, और यह जाने माने पत्रकार थे जिनकी मृत्यु हो गई है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा न्यूज था। बुकर पुरस्कार और भारतीय साहित्य। अब आते हैं कि हमने कहा कि ऑस्कर में तो हम धूम मचाए ही हैं, इधर बुकर पुरस्कार के लिए भी हम तैयार हैं। तो इसमें है कि भारतीय लेखक है पेरुमल मुरुगन, इनका एक तमिल उपन्यास का नाम है पियरे। क्या नाम है? पियरे ने बुकर पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा कि पूछे आपसे कि बुकर पुरस्कार के लिए किस साहित्य को, उपन्यास को शामिल किया गया है, तो पियरे का। ठीक है। दूसरा, पियरे का अनुवाद जो है अनिरुद्ध वासुदेवन ने किया है, यह भी याद रखिएगा। पियरे और अनिरुद्ध वासुदेवन को याद रखना चाहिए। तो यह बुकर पुरस्कार और भारतीय साहित्य से रिलेटेड न्यूज था, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। अब बात करते हैं परमाणु पनडुब्बी का। ऑस्ट्रेलिया का परमाणु समझौता। तो हम लोग एक एक लाइन अच्छे से समझते हैं इसको, क्योंकि यह काफी उपयोगी न्यूज है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने क्या किया है? ऑस्ट्रेलिया परमाणु संचालित पनडुब्बी समझौता की घोषणा किया है कि हम ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संपन्न पनडुब्बी देने का काम करेंगे। अब हुआ क्या? जिसका मकसद है हिंद प्रशांत में चीन की आक्रामक रवैये का मुकाबला करना। हम बोले ना कि सुधरेगा नहीं, आप समझ रहे हैं कि आपका जो चीन है, जो दुश्मन राष्ट्र है, वह उसको वैश्विक, भारत को तो आगे आना ही होगा, वैश्विक इतना मजबूत करना होगा कि वह समझ ले कि अब भारत से लगना ठीक नहीं होगा। तो इसके कारण ही यह समझौता हो रहा है। एक, तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अमेरिका के सैन डिएगो में घोषणा की कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देने का काम करेंगे। यह लाइन भी याद रखिएगा। तीसरा, कि अमेरिका ने कहा है कि 3 वर्जीनिया श्रेणी का पनडुब्बी हम ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करेंगे, बेचने का काम करेंगे। तो वर्जीनिया श्रेणी यह पूछेगा तो इसका मतलब है कि यह परमाणु पनडुब्बी की बात कर रहा है, यह भी ध्यान रखिएगा। एक और लाइन था एसएसएन ऑकस, तो पूछे कि यह क्या है। तो ध्यान रखना है कि एसएसएन और ऑकस एक आधुनिक मंच होगा जिससे 3 देशों से पनडुब्बी प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए यह इसका गठन किया गया है। तो इस जो परमाणु से रिलेटेड, पनडुब्बी से रिलेटेड जो प्रौद्योगिकी है, उसका लाभ मिलेगा इसके माध्यम से। तो हमने कहा कि भाई एसएसएन क्या है, पूछे कि एसएसएन से क्या तात्पर्य है, तो बताना है कि परमाणु संचालित पनडुब्बी है। कोई पूछ दे कि एसएसएन क्या है, तो आपको बताना है कि देखिए सर, यह परमाणु संचालित पनडुब्बी है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे बढ़ते हैं ऑकस की तरफ। ऑकस, पूछे कि ऑकस क्या है, तो जवाब देना है कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका के बीच हिंद प्रशांत के लिए सुरक्षा समझौता को कहा जाता है। कह रहा है कि ऑकस पूछे कि क्या है, तो बताना है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सुरक्षा समझौता को हम लोग क्या कहते हैं? ऑकस कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, पूछा जा सकता है। जैसे कई बार क्वाड से पूछ दिया है, क्वाड से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यह ऑकस को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर कट हमने लिख दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भाई हम लोग वार्ता तो कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ यूएसएस एसविले यह परमाणु पनडुब्बी है जो अमेरिका के पर्थ में एक बंदरगाह पर पहुंच गया है। देखिए इधर बात भी हो रहा है, उधर परमाणु पनडुब्बी पहुंचा हुआ भी है। तो पूछे कि यूएसएस एसविले क्या है, तो यह एक अमेरिका का परमाणु पनडुब्बी है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। यह न्यूज आपके लिए काफी उपयोगी है। चीन का प्रक्रिया, ऑकस पर चीन का क्या प्रक्रिया आया है? चीन ने कहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस जो समझौता किया है वह सही नहीं है। क्यों नहीं सही है भाई? तो वह एनपीटी का चर्चा दे रहा, हवाला दे रहा है। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का उल्लंघन है। यह अब देखिए, जैसे उसके नाक में
जब कान में पानी जाता है तो कैसे छटपटाने लगते हैं हम लोग, उसी तरीके से चीन भी छटपटाना शुरू कर दिया है। बात समझ में आ रहा होगा। ऑकस के नाम सुनते ही उसका दम फूलना शुरू हो गया है। तो जब आप मजबूत होते जाएंगे, कोई भी देश मजबूत होते जाता है तो उसकी सुरक्षा बढ़ते चली जाती है। तो ये अब चीन क्या कहा भाई। अब इसके नीचे जो आज आज जो न्यूज था, परमाणु पनडुब्बी वाला 7वां देश ऑस्ट्रेलिया। तो अब यह 7वां देश पूछे कि परमाणु पनडुब्बी किस किस देश के पास कितना है, तो पहला बताइएगा, हमने लिखा है देश और परमाणु पनडुब्बियां। अमेरिका के पास 67 है, सोच लीजिए। उसके बाद रसिया के पास 31 है। चीन के पास 12 परमाणु पनडुब्बी है। तो ब्रिटेन के पास 10, फ्रांस के पास 9 और भारत के पास 1 है। और 7वां देश जो ऑस्ट्रेलिया होने जा रहा है, उसके पास 5 संभावित परमाणु पनडुब्बी और दिया जाएगा। बात समझ आ रहा होगा। तो यह न्यूज आपको यहां से रिलेटेड था। अगला जो न्यूज था, एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एनपीटी, एनपीटी क्या है भाई, अब हम इसको देखते हैं। तो पूछ दे कि एनपीटी क्या है, तो बताना है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है और इस संधि का उद्देश्य है परमाणु हथियार और प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना। पूछेगा कि एनपीटी परमाणु का क्या उद्देश्य है, तो यह बताना है कि यह अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है परमाणु हथियार और प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना। पहला लाइन सीधा बता दीजिएगा। दूसरा कि इसका और उद्देश्य है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। ठीक है, कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग हम लोग एनर्जी के रूप में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो अस्त्र शस्त्र का होर लगा हुआ वैश्विक स्तर पर उसे रोक लगना चाहिए, यह था। अब इसमें यह जो आपको एनपीटी एग्रीमेंट है, इस संधि पर 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह आपको 1970 से लागू हो गया। एनपीटी 1968 में हस्ताक्षरित किया गया और 190 देश इस पर हस्ताक्षर किया। अभी शायद हाल का डाटा 191 होगा, देख लीजिएगा उसको। 190 मुझे जहां तक याद है देशों ने हस्ताक्षर किया। अब एक चीज बताइए कि जब आप एनपीटी पर हस्ताक्षर कर लेंगे तो किसी भी तरीके का परमाणु अस्त्र शस्त्र नहीं बना सकते हैं, ना ही प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब आप शांति मूलक राष्ट्र हैं। आप परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल और केवल एनर्जी के लिए करने का काम करेंगे। यह भी लाइन हमने लिख दिया है। ठीक है, यहां तक के बात कह रहा है कि अगर संधि पर आप हस्ताक्षर कर दिए हैं तो आप क्या करेंगे कि न तो परमाणु और ना ही उसका प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। परमाणु तब उपलब्ध कराया जाएगा जब आप क्या करेंगे कि आप उसका परमाणु एनर्जी के रूप में यूज करने का काम करेंगे। तो यह भी डाटा। भारत साहब आपके मन में आया कि अच्छा सर, हम एनपीटी पे क्यों नहीं हस्ताक्षर किए। बात समझ में आ रहा होगा। तो कारण है कि भारत का विदेश नीति जो गुट निरपेक्ष रहा, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन शुरू से समझ रहे थे कि यह जो एग्रीमेंट है एनपीटी, वह भेदभावपूर्ण है। अब सोचिए कि कुछ ऐसे देश हैं कि पावरफुल है, परमाणु संपन्न देश हो जाएंगे और भारत के पास नहीं होगा, तो चारों तरफ से दुश्मन से हम घिरे हुए हैं। जब घिरे हुए हैं तो हमें कभी भी नुकसान हो सकता है। इसलिए भेदभावपूर्ण रवैया होने के कारण वैश्विक जो एग्रीमेंट था, इसलिए भारत ने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया। और माननीय आप जानते हैं कि भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के समय में पोखरण, पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में हुआ, यह आपको बात पता होगा। और समझा दिया था दुनिया को माननीय गांधी ने कि आप भारत को कम आंक कर गलती कर रहे हैं। बात समझ आ रहा होगा। तो किसी भी स्टूडेंट को मैं यही कहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट मजबूत और कमजोर नहीं होता है। मजबूत वही होता है जो एक डायमेंशन में स्मार्ट वर्क के साथ अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते जाएंगे तो लक्ष्य तो मिलना तय है। बात समझ आ रहा होगा। दूसरा कि अब हम 1998 की बात आई, उस समय देश के गार्जियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, आप जानते ही हैं कि उन्होंने कहा कि हम में इतनी शक्ति और समृद्धि है कि हम समझा सकते हैं दुनिया को कि अगर आप बात नहीं मानेंगे भारत का तो इसकी खामियाजा चाहे वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, आतंकवाद के दृष्टिकोण से हो या जलवायु के दृष्टिकोण से आपको वहन करना ही पड़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मौका मिला पोखरण 2 के लिए। इस समय एपीजे अब्दुल कलाम साहब, सोचिए इस देश ने कैसे कैसे लोग दिए हैं, कितने महान से महान लोग मिले हुए हैं। तो हम लोग तो एक छोटा सा प्रयास ही करना है ना। बात समझ में आ रहा होगा। तो परमाणु 2 हुआ। 2001 में क्या हुआ कि
2001 में भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि हम परमाणु का नो फर्स्ट यूज प्रयोग नहीं करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर, अभी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि क्या हमारे जो परमाणु है वह दीपावली के लिए नहीं रखा गया है, फेस्टिवल के लिए नहीं रखा गया है। अगर कोई हमें परमाणु का धमकी देगा तो हम अपने सुरक्षा के लिए उसका यूज कर सकते हैं। तो यह सोचिए कितनी बड़ी बात है, बात समझ में आ रहा होगा। 2005 में आप देखेंगे कि परमाणु आपूर्ति के लिए कि बहुत बड़ा बैरियर था, उसको भी भारत ने अपने बुद्धि कूटनीतिक विचार से संपन्न करने का काम किया। अमेरिका के साथ 2005 में माननीय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने क्या किए कि आपको दिखाई पड़ा कि असैन्य परमाणु समझौता करने का काम किया। बात समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आगे बढ़ने परमाणु कार्यक्रम था। तो हमने परमाणु एनपीटी का चर्चा करते हुए, हम अपने भारत को लिंक करते हुए आपको बेसिक नॉलेज देने का काम किया हूं। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि अगर सत्ता के लिए संघर्ष हुआ हो तो संघर्ष के आधार पे या पार्टी में असंतोष पार्टी में अगर असंतोष है तो उसके आधार पर बहुमत परीक्षण के लिए कोई आधार नहीं बनता है। यही मुद्दा था। दो पार्टी संघर्ष कर ली, आपस में ही कुछ विधायक उसके टूट रहे थे और असंतोष था, आपसी असंतोष था। इसके आधार पर जो पीछे की सरकार थी वह मतलब बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। तो हमने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल, तो पहला हमने कहा कि भारत के संविधान के भाग 6 आपको याद होना चाहिए। राज्य की कार्यपालिका का चर्चा है। अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में चर्चा दिया गया है। अब हम कुछ अनुच्छेद लिख दिए हैं। बात समझ में आ रहा होगा कि साथ में आपका याद भी होते चले, पॉलिटी का न्यूज है तो थोड़ा सा आपको याद आएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति, तो पूछे आपसे कि राज्यपाल का नियुक्ति किस नंबर से होता है, तो 155, अनुच्छेद 155। क्षमादान, जो कुछ कुछ चीजें याद आपको करा दे रहे हैं, क्षमादान से जुड़े हुए शक्ति राज्यपाल का, तो 161 रुपया याद रखिएगा, 161 नंबर याद रखना चाहिए। अब कहा कि 201 का मतलब हुआ कि राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति के लिए किसी भी विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, उनके पास भेज सकते हैं। तो 201 को भी याद रखना चाहिए। एक अनुच्छेद बार बार पूछा जाता है, 213, तो यह अध्यादेश राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो यह छोटा सा अनुच्छेद से रिलेटेड हमने याद कराया। फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई महाराष्ट्र में जो घटना हुई, याचिका को सुनवाई करते हुए, कि सत्ता संघर्ष में कहा कि पार्टी में से असंतोष बहुमत परीक्षण के लिए कहने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि बहुमत असंतोष के आधार पर पार्टी टूटा और आपने कहा कि उसको बहुमत सिद्ध करिए, यह बेस्ट आधार नहीं है। इस पर डिबेट हो रहा है, आगे जैसे जैसे बात होगी वो क्लियर छन के आ जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव चिन्ह, देखिए चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968, यह लाइन आपको यूपीएससी में उठाएगा, के तहत प्रदत्त अपनी अर्ध न्यायिक शक्तियों, उसने क्या किया, निर्वाचन आयोग ने कि अर्ध न्यायिक जो शक्ति मिला है उसी के आधार पर शिव सैनिकों का जो सिंबल था, शिंदे जो वर्तमान मुख्यमंत्री साहब हैं, उनको दे दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के चर्चा के क्रम में ही निर्वाचन आयोग की अर्ध न्यायिक शक्तियां को भी समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। इससे आपका क्वेश्चन पॉलिटी का यूपीएससी में 20 से 22 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट और नॉलेज अच्छा करते जाएंगे तो आसानी से होते चला जाएगा। आप इसका यूज कई जगह कर सकते हैं। तो यह भी न्यूज था। अगला जो न्यूज है श्री अन्न, हम लोग श्री अन्न की तरफ बढ़ते हैं। श्री अन्न में जो चर्चा है कि विदेशी बाजार तक पहुंचाना है श्री अन्न को, बजट में भी है और इस वर्ष मोटे अनाज के वर्ष के रूप में है। हम लोग पहले, आप जानते होंगे कि कई सारे मोटे अनाज हम लोग खाते थे, लेकिन अब क्या है कि थाली से गायब है। भारत के वासी, भारत में जहां मोटे अनाज बड़े स्तर पर होता था, आज क्या है कि हमारे थाली से गायब है। इसलिए भारत सरकार प्रयास कर रही है कि भारतीयों के थाली में व्यंजन के रूप में, मिठाई के रूप में, चटनी के रूप में, अचार के रूप में मोटे अनाज हो, साथ ही साथ पोषक तत्व से भरपूर है। तो जब हम स्वस्थ होखेंगे तो समृद्ध होखेंगे, जब हम स्वस्थ होखेंगे तो क्या होखेंगे, समृद्ध होखेंगे। बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम एक लाइन भूल गए। हम पहला जो न्यूज आपको बताए थे, न्यूज बताने के क्रम में हमने आइंस्टीन साहब का एक स्टेटमेंट बताया था, शायद बताया था या नहीं बताया था,
चलिए देख लेंगे कि एक स्टेटमेंट मैंने लिखा था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, और लास्ट में आपको उससे कोट कर लेंगे। तो हम लोग कहें कि इसको बढ़ाने के लिए क्या है कि वैश्विक बाजार में पहुंच बनाने के लिए भारत सरकार क्या की है कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा, पूछेगा एपीडा को रिस्पांस दिया गया है। तो एपीडा क्या करेगी कि मोटे अनाज को भारत के साथ साथ वैश्विक के बाजार में पहुंचाने का काम करेगी, तो ये याद रखिएगा। दूसरा है खालिस्तान समस्या और ऑस्ट्रेलिया। यहां पे देखिए क्या हुआ है कि खालिस्तानियों ने भारत का विरोध करा, वो अलग देश चाहिए उसको। सोचिए कितना ये बदमाशी पे तुला हुआ है, समझ रहे होंगे ना, देश तोड़ने के लिए या कौन कौन से षड्यंत्र रचते रहता है। और साथ ही जो पाकिस्तान बगल का जो आपका शत्रु शत्रु राष्ट्र है, इसे आपको वित्तीय सहायता देने का काम करता है, अलग इनको देश चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में भी जो लोग रह रहे हैं खालिस्तानी समर्थक हैं, उन्होंने क्या किया, विरोध का झंडा बुलंद किए हुए है। इस कारण से जो ब्रिस्बेन शहर में हमारा जो वाणिज्यिक दूतावास है उसको बंद कर दिया गया है। आप सोचिए कि अभी जस्ट आपको देखे होंगे कि क्रिकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया का संबंध मजबूत किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंध नए दौर में, मेंस का क्वेश्चन होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंध नए दौर में कैसे आगे बढ़ रहा है, यह बहुत बड़ा न्यूज है, यह मेंस में पूछने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे खालिस्तान समस्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह मुद्दा उठाया था। इसके विरोध के कारण हमारा ऑस्ट्रेलिया में वाणिज्यिक दूतावास बंद हो गया। देखिए कितना बड़ा बात है। अब सोचिए कि बंद हो गया तो आंतरिक सुरक्षा हमारे लिए एक बहुत बड़ी मायने रखता है। इसलिए हमने एक मेंस का क्वेश्चन और एक एस्से का क्वेश्चन निर्धारित किया। खालिस्तान समस्या भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण से चुनौतियां पेश करता है, ठीक है। इससे उभरने वाले चुनौतियों का पहचान करें तथा समाधान बताइए। अब यह जो मेंस का क्वेश्चन है 10 नंबर पर, खालिस्तान समस्या से रिलेटेड आप इसको लिख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। एक दूसरा, खालिस्तान और भारत का सुरक्षा, खालिस्तान और भारत का सुरक्षा, यह भी निबंध हो सकता है क्योंकि काफी चर्चा में है। देखिए जो न्यूज चर्चा में होता है उसी के आसपास आपका क्वेश्चन होता है। तो यह न्यूज आपको दोनों अभ्यास करिए आप सब, और अभ्यास करते चलिए क्योंकि अभ्यास से ही सब कुछ है। अमृतसर में भी G20 लिखा है कि अमृतसर में भी G20 सम्मेलन होगा। तो एक आपको 100 शहर का टारगेट है, वहां भी होगा। एक छोटा सा डाटा था। समीर खाकर, हमने कहा कि नुक्कड़ अभिनेता है जिनकी मृत्यु हो गई। समीर खाकर कैसा अभिनेता है? नुक्कड़। देखिए अब गांव में आप पहले नुक्कड़ नाटक होता था, ड्रामा होता था, सब हम लोग क्या कर रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं। दिन भर फेसबुक, मोबाइल, यूट्यूब पर लगल रहते हैं, घुसे रहते हैं, काम का चीजें वो नहीं देखते हैं, दिन भर समय बर्बाद करते रहते हैं। पहले जब गांव में लोग आते थे, कोई राहगीर जब जाया करते थे या फिर आसपास के लोग आते थे, तो उनको बैठकर हम लोग हाल चाल लेते थे। गांव का होली, दीपावली आज भी याद आता है। तो कोशिश करना यही चाहिए कि उससे भी आप सीख सकते हैं कि कैसे, मतलब भारत का जो एक अपना पहचान है, सांस्कृतिक जो पहचान है, उसे हम लोग मिल के, हमारा युवा पीढ़ी का दायित्व बनता है कि सब कुछ करना। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप संचार क्रांति का यूज नहीं करें, सोशल मीडिया पे नहीं जाए, नहीं जाना है। सब कुछ करते हुए जब हमारे कोई अतिथि आ रहे हैं, आस पड़ोस समाज के आसपास में है, तो एक जो संबंध था प्राचीन हमारे पूर्वजों ने, हमारे अभिभावकों ने जो डेवलप करके रखा था, उसको क्या करिए कि कंटिन्यू हम लोग मिलकर मेंटेन करें, उसको बेहतर करने का प्रयास करें। जब बेहतर हो जाएगा, हम लोग यूनाइट होते रहेंगे सभी चीजों से, जाति व्यवस्था छुआछूत से ऊपर उठ के, तो हमारा देश तो ऐसे ही ऑलवेज ठीक होते चला जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा ना? तो यह आपको नुक्कड़ नाटक से रिलेटेड बात था। अब आया कि पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अब देखिए एक नया न्यूज बाबा, एक बम फूट गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई महिला आयोग तो है ही, पुरुषों के लिए भी मांग हो रहा है कि पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं और इनके लिए भी पुरुष आयोग बनाया जाए। तो आप लोग से ये मेरा प्रश्न है कि पुरुष आयोग चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए अब दोनों पक्ष को समझना पड़ेगा, पुरुष हैं या महिला हैं। जब कभी आप क्या करिए, हमारे घर की बहनें हैं, बेटियां हैं, वाइफ हो जाएंगी, कोई भी है, किसी रूप में है, दीदी है, माँ है, चाची है, बुआ है, आप उनका सम्मान तो करते ही हैं, किसी प्रकार के उनके साथ घरेलू हिंसा ना हो। अब दूसरी तरफ मैं यह भी कहूंगा कि जो नया जनरेशन हम लोगों का है, जो हमारी वाइफ है, बहन है, बुआ है, दीदी है, कि कृपया
अब पुरुषों पर भी आप लोग जो टॉर्चर कर रही हैं, घरेलू हिंसा कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। भारतीय समाज का ये एक अच्छा पहचान है। हमारे समाज में पति पत्नी का संबंध, भाई बहनों का संबंध, दीदी का संबंध, बुआ का संबंध, चाची का संबंध बहुत ही अनमोल रहा है। अब ये नया चीज हो रहा है। अब सोचने की बात है कि कम से कम डाटा दिया है कि 1,86,000 लोग केस मतलब इसमें आया है, जिसमें 80-85,000 लोग के आसपास में सुसाइड करने का काम किया है। कोई मतलब हो सकता है मानसिक बीमारी भी हो। अब देखते हैं कि पुरुष आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देती है भारत सरकार को। यह सब समझ में आ रहा होगा। तो यह न्यूज आपको पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग का मांग था, तो यह भी न्यूज आपके लिए थोड़ा सा डाटा जानकारी देने का काम किया। अब आया कि भाई हम लोग बहुत सारा न्यूज देखे, तो अर्थव्यवस्था को देखना चाहिए। वस्तु निर्यात हमारा 400 अरब डॉलर, 400 अरब डॉलर के पार। तो अब जो इस साल का चालू वित्तीय वर्ष जो हमारा 22-23 के पहले 11 महीना में ही वस्तु निर्यात हमारा 400 अरब डॉलर को पार कर गया है। यह पहला स्टेटमेंट है। ठीक है। दूसरा कि हमारा 17.43 अरब डॉलर का फरवरी में व्यापार घाटा रहा है, यह भी डाटा याद रखिएगा। तीसरा, चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से फरवरी में वस्तुओं का निर्यात था हमारा, यह हम लिख दिए हैं डाटा, 405.94 अरब डॉलर। वित्तीय वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष अप्रैल से फरवरी 21-22 में था 377.43 अरब डॉलर। इस साल फरवरी में वस्तु निर्यात पिछले साल फरवरी के मुकाबले हमारा वस्तु निर्यात घटा है। हम जो निर्यात करते हैं 8.82% घटा है, और वो घटा कितना है भाई, 33.88 अरब डॉलर रह गया है। बात समझ आ रहा होगा कि निर्यात बढ़ना चाहिए, तो निर्यात क्या है, यहाँ पे घट रहा है। आयात भी घटा है, निर्यात तो घटा ही है तो आयात भी घटा है, 8.21% घटा है, और आयात हमारा कितना है, 51.31 अरब डॉलर हो गया है। तो यह डाटा आपको डाटाबेस था, तो थोड़ा डाटा याद रखिएगा। अब आया बिहार के राज्यपाल, तो नाम याद रखना चाहिए क्योंकि बिहार वाले भी राजेंद्र विश्वास आर्लेकर, क्या नाम है उनका, राजेंद्र विश्वास आर्लेकर महोदय हैं। बात समझ में आ रहा होगा, तो यह नाम याद रखिएगा। एक और छोटा सा न्यूज था आपका, आप देखे होंगे यूट्यूब से, सभी जगह यह चर्चा में था न्यूज में, MQ-9 रीपर ड्रोन। MQ-9 रीपर ड्रोन, पूछे कि MQ-9 रीपर ड्रोन क्या है, तो ये अमेरिका का ड्रोन है जिसे काला सागर के ऊपर में क्रीमिया प्रायद्वीप के आसपास में मार गिराया गया है, और यह आरोप लगा है कि रसिया ने ऐसा काम किया है। तो इसलिए अमेरिका और रसिया डायरेक्ट आप दिखाई पड़ रहा है कि युद्ध की तरफ बढ़ते हुए। तो यह सारे न्यूज आपके पास था, यह सारा न्यूज था, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में, लास्ट जो हमारा आगे भी न्यूज है नहीं, अब हम लास्ट आपका एक स्टेटमेंट के साथ समाप्त करेंगे कि आइंस्टाइन, जो आपको आइंस्टीन महोदय थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि बहुत हम होशियार हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत होशियार हैं, बस मैं बहुत लंबे समय तक प्रश्नों के साथ रहता हूं। क्या कह रहे हैं आइंस्टाइन महोदय कि हम ऐसा नहीं कि हम बहुत होशियार हैं, लेकिन हम प्रश्नों के साथ लंबा बने रहते हैं। इसी के साथ हम लोग आज का कार्यक्रम बंद कर रहे हैं, मतलब समाप्त करेंगे। एक आपसे नम्र निवेदन है कि आप सारथी फॉर सिविल सर्विस जो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, करेंट अफेयर्स का क्लास, उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और सहयोग करें मुझे, कि आपके सहयोग से मैं नॉलेज कंटिन्यू देते रहूं और लोग मुझे धीरे धीरे जो जानकारी है वो आपके पास पहुंचे। और दूसरा चीज कि आप अगर कोई सुझाव देना चाहेंगे तो आपका सुझाव का वेलकम रहेगा, स्वागत रहेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट दिन, और शुभ रात्रि। आपका दिन, आपका जो आज का जो दिन है बेहतर जाए।